वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। जैसे कि आपको मालूम है कि हमने HTML को स्टार्ट किया हुआ है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को हमने स्टार्ट किया हुआ है गाइस, जिसकी हमने बेसिक्स सारी तकरीबन एटलीस्ट हमने जो इसकी मेन बेसिक्स थी जो वेबसाइट्स बनाने में काम आती हैं उनको हमने कवर अप कर लिए। ठीक है, और हमने इसके बारे में और भी बहुत डेप्थ में पढ़ा कि HTML क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इसके लिए किन ऑपरेशन और टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो लास्ट टाइम गाइस अगर मैं डिस्कस करूं तो लास्ट टाइम हमने वेरियस चीज़ों को डिस्कस किया था। हमने क्लास एट्रीब्यूट के बारे में देखा था, हमने आईडी एट्रीब्यूट के बारे में देखा था, हमने HTML के फ्रेम को डिस्कस किया था कि आई फ्रेम का क्या काम होता है। और मैंने आपको बताया था आई फ्रेम क्या करता है कि लेट्स से ये आपका एक फ्रेम बना देता है। ठीक है, एक फ्रेम आपका वेब पेज के अंदर अगर आप एक और वेब पेज बनाना चाहते हैं तो ये आपको बेसिकली उस फ्रेम के अंदर उस वेब पेज का डिस्प्ले दिखाता है। तो आपने सिंपल इसको सोर्स लिंक देना होता है। ठीक है, जो भी आप जिस इमेज ना जो इमेज आपने ऑलरेडी फ्रेम के अंदर लगाई है वो इमेज देनी है। ठीक है, उसका HRF देना है। ठीक है, और फिर इन आपको इन रिटर्न फिर आपने क्या करना है, एक HRF लिंक को डिफाइन करना है। जिस लिंक को आप चाहते हैं कि उस पर क्लिक करें तो उस फ्रेम के अंदर जो आपने फ्रेम डिफाइन किया है उस फ्रेम के अंदर वो आपको वो वाला लिंक जो है वो वेबसाइट जो है वो लेफ्ट से चल जाए। लेट्स से गाइस ये आपने फ्रेम डिफाइन किया ना, तो यहाँ पे आपको एक फ्रेम मिल गया। ठीक है, मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ। ये आपने ना एक फ्रेम डिफाइन किया, ये फ्रेम मिल गया। लेट्स से इसके अंदर कोई पिक्चर थी, या लेट्स से कोई टेक्स्ट लिखा था, लेट्स से कोई नाम लिखा हुआ था। ठीक है, इधर लेट्स से कोई नाम लिखा हुआ। ठीक है, ये फ्रेम आपने डिस्प्ले। लेकिन जब आपने गाइस इसको HRF लिंक दिया और आपने कहा जी मैं इधर कोई एक नीचे लिंक बनाऊंगा, लेट्स से हमने बनाया apple.com का लिंक। ठीक है, इधर HRF। ठीक है, इधर हमने बनाया apple.com। लेकिन जब गाइस आपने उसका बटन बनाया, आप अब चाहते हैं मैं इस लिंक को क्लिक करूं और वो ये जो हमने एक तो हमारे पास ना होल वेब पेज है ना, ये बड़ा जो क्रोम की गूगल के अंदर खुला हुआ है, एक उसके अंदर वेब पेज आपने बनाया। ठीक है, आप चाहते हैं ये एप्पल की जो वेबसाइट है ये नेक्स्ट पे ना खुले, आपने ये जो बॉक्स फ्रेम बनाया है इसी के अंदर खुले। तो उस पे जब आप उसको वेबसाइट का लिंक देंगे तो ऑटोमेटिकली वो इस छोटे से फ्रेम के अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो इसको कहा जाता है आई फ्रेम का कॉन्सेप्ट। आई होप सो आप इसको प्रैक्टिस करें, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, जो गाइस हमारे पास नेक्स्ट चीज है जिसको हम डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट HTML को कैसे चेंज कर देता है, ठीक है, उसकी डायनामिक को कैसे चेंज कर देता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्क्रिप्ट टैग जो हम बेसिकली यूज करते हैं वो जावास्क्रिप्ट के अंदर है। ठीक है, स्क्रिप्ट टैग का काम क्या होता है, मैंने आपको बताया कि आपने जो भी HTML का टेक्स्ट लिखा आप उसको जावास्क्रिप्ट के जरिए चेंज करना चाह रहे हैं। और जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट क्या है HTML के अंदर, याद रखिए गाइस, आप HTML से किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, CSS से उसको स्टाइलिंग करते हैं, लेकिन याद रखिए जो उसके अंदर उसके वेबसाइट की फंक्शनैलिटी होती है, ठीक है, वो आप हमेशा जावास्क्रिप्ट से करते हैं। ठीक है, वो आप उसके लिए जावास्क्रिप्ट नेसेसरी है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट आपका जो कॉमन सेट्स है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट जिसके लिए हम यूज करते हैं बेसिकली वो आप इमेज को मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं, स्लाइडर लगाना चाह रहे हैं इमेज का, वो जावास्क्रिप्ट से लगता है। फॉर्म की वैलिडेशन, फॉर्म की वैलिडेशन से क्या मुराद है, आपने एक फॉर्म बनाया। ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम दिस वन, रोल नंबर दिस वन, और आपने सबमिट और रिसेट का बटन दबा दिया। अब आप गाइस आप चाहते हैं कि यार जो बंदा भी इस फॉर्म को फिल करे ना तो उस अपनी जो भी उसकी फील्ड्स हैं वो लाजमी सारी दे। ठीक है, कोई फील्ड को एम्प्टी ना दे। अगर आपने जावास्क्रिप्ट के इसके अंदर नोटेशन यूज की होगी तो जब भी कोई यूजर आएगा वो लेट से अपना मोबाइल नंबर इंटर नहीं करता, जब भी वो फॉर्म को सबमिट करेगा तो इधर जावास्क्रिप्ट का एक डायलॉग बॉक्स बना आ जाएगा। ठीक है, दैट इनवैलिड फील्ड, या आप कह सकते हैं वन फील्ड इज एम्प्टी। ठीक है, तो इधर वो जावास्क्रिप्ट का जो बेसिकली आपको एक न्यू डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है ना, छोटा सा स्क्रीन का, जिसके अंदर आपको लिखा आता है इसके अंदर एरर है। ठीक है, या हमने कोई चीज़ आपने प्रॉपर्ली फिल नहीं की, तो वो बेसिकली इस जावास्क्रिप्ट की मदद से जाता है। ठीक है, तो ये जावास्क्रिप्ट का थोड़ा सा गाइस कॉन्सेप्ट है, इसको हम कोड में भी देखते हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट क्या कहते हैं, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर जो मोस्ट कॉमनली आप फंक्शन देखते हैं वो ये देखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी। ठीक है, इसको हम वो भी डेमो भी कहते हैं। ठीक है, डेमो मेथड भी कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर गाइस आप क्या करते हैं, क्या है, लेट्स से हमारे पास स्क्रिप्ट है, मैं इसको कोड एडिटर के अंदर आपको दिखाता हूँ। कोड एडिटर, वेयर इज अ कोड एडिटर। गाइस इसके अंदर हमने वेरियस चीज़ों को ना ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, तो फिर मुझे वो सारा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जस्ट इसको जैसे कमेंट से इसको हटाता हूँ, लेट से मैं इसको कमेंट से हटाता हूँ, जावास्क्रिप्ट कोड को भी कमेंट से हटाता हूँ। ठीक है गाइस, अच्छा तो ये गाइस आपका, सॉरी मैं इसको दोबारा गाइस करता हूँ, इसको मैं कमेंट यहाँ तक कर देता हूँ। ठीक है, ताकि हमें जो जावास्क्रिप्ट का जो हमारे पास रिक्वायर्ड है वो हमें मिल सके। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ कमेंट। ठीक है, चूंकि सॉरी जावास्क्रिप्ट का कोड हमारे पास है नहीं। ठीक है, तो हम इस वजह से इसको क्या करेंगे,
इस फाइल के अंदर नहीं है ना, जिस सेक्शन के ऊपर सॉरी नहीं है, तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसको मैंने सेव कर दिया। अब जावास्क्रिप्ट पर चूंकि गाइस मेरे पास कोड ये लिखा हुआ है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला जो है ये जावास्क्रिप्ट का कोड है। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट का गाइड हमें कोड कहता है क्या है, ठीक है, ये मैं आपको टाइप करके भी अभी दिखा दूंगा, ठीक है, ऐसे जिसमें कोई मसला नहीं है। ये सॉरी यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, इस बटन से। ठीक है गाइस, ये हमें कहता क्या है, ठीक है, आपने सबसे पहले, बल्कि आपको वर्डली समझाते हैं इसको टाइप करके, ठीक है, आपको इस समझ नहीं आएगा। इसको मैं गाइस फिलहाल कर देता हूँ लेट्स से कमेंट, इसको मैं कर देता हूँ comment। ठीक है, ये गाइस आपका होगा सारा कोड कमेंट। ठीक है, अब मैं गाइस चाहता हूँ क्या, मैं जावास्क्रिप्ट यूज करना चाहूँ, तो आपने सबसे पहले गाइस स्क्रिप्ट के टैग को डिफाइन करना होता है। ठीक है, स्क्रिप्ट के टैग को गाइस आपने डिफाइन करें, बीच में से बाकी चीजें रेज करें। ठीक है, इसके बाद गाइस जब आपने स्क्रिप्ट का टैग डिफाइन किया, अब आपने एक फंक्शन बनाना है। फंक्शन किस लिए बनाना है वो बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले फंक्शन हम बना लेते हैं। बल्कि फंक्शन बनाने से पहले भी गाइस एक इंपॉर्टेंट काम आपने करना है, आपने बटन बना लेना। ठीक है, जब बटन के से हम देखेंगे ना कि जावास्क्रिप्ट उस बटन के ऊपर, उसके ऊपर कैसी फंक्शनैलिटी दे रही। तो बटन क्या बनाना है, सबसे पहले बटन का टैग डिफाइन करना, उसके बाद टाइप दे देनी है कि ये इसकी टाइप जो है वो बटन है। ठीक है, जिस तरह हम इनपुट टाइप देते हैं, इसकी टेक्स्ट है, इसका नंबर है, इस तरह हम इसकी टाइप दे देंगे, इसकी टाइप लेट से हमारे पास क्या है वो बटन ही है। ठीक है, टाइप इसकी क्या बटन है। ठीक है, ये बटन बन गया। इसके बाद गाइस हम क्या कहते हैं, जब बटन बन गया, इसके बाद हमारे पास जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं ऑन क्लिक। ठीक है, ऑन क्लिक गाइस हमारे पास क्या काम करता है, ऑन क्लिक हमारे पास काम ये करता है कि जो भी बटन आपने बनाया, जब उसको आप क्लिक करेंगे तो ये वाली फंक्शनैलिटी हो जाए, उसको कहते हैं ऑन क्लिक। ठीक है, अभी हम ऑन क्लिक के अंदर कुछ भी नहीं रखेंगे, जस्ट मैं इस टैग से बाहर आता हूँ, तो मैं इधर बटन का नाम रख देता हूँ, लेट्स से क्लिक मी। ठीक है, क्लिक मी, कि मुझे बटन का मैंने नाम रखा है। ठीक है, क्लिक मी, वो इसको क्लिक करेगा तो उसको पता लग जाएगा। ठीक है, आप स्क्रिप्ट के अंदर हम जो मेन चीज देखते हैं, फिर मैं आपको डिफाइन करूंगा कि वन क्लिक के अंदर हमने क्या लिखा। स्क्रिप्ट के अंदर सबसे पहले गाइस आप एक फंक्शन यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, फंक्शन का देखिए, फंक्शन मेरे पास ऑटोमेटिकली टेम्पलेट बना है, फंक्शन नेम लेट से मैं इसका रखता हूँ माय कोड। ठीक है, आर्गुमेंट चूंकि हमने नहीं पास करने, तो आर्गुमेंट वाला सेक्शन रिमूव कर दे। ठीक है, इधर आती है गाइस बॉडी। बॉडी के अंदर गाइस आप लिखते क्या है, आप लिखते हैं ये वाला फंक्शन जो आपको बताया, डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, देखो ऊपर मुझे सजेशन आ, गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब आईडी के अंदर आपने क्या चीज देनी है, ये भी मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट रुके। सबसे पहले गाइस आपने, चूंकि मैं जो HTML है उसको चेंज करना है, तो मैं इधर साथ लिखूंगा इनर HTML। ठीक है, इनर HTML को मैंने चेंज करना है, और मैं क्या कहता हूँ, वो जो बटन क्लिक हो उसकी जगह क्या नजर आए, उसकी जगह भी सॉरी, उसकी जगह लेट से मुझे नजर आए हेलो जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये मुझे उसके बाद ये नजर आए, सेमी कॉलन आपने लगा दिया। ठीक है, क्या मैं जी इसको मैं आपको समझाता भी हूँ। ठीक है, जब गाइज हमने ये लिख लिया, ठीक है, स्क्रिप्ट का टैग डिफाइन कर लिया, बटन का कर लिया, अब गाइज हमने एक चीज इसके अंदर मिस किया है। हमने देखें आईडी, आईडी के अंदर आपने क्या देना होता है, याद रखें, आपने एक पैराग्राफ का टैग टैग डिफाइन करना होता है गाइज, उसके अंदर आप देते हैं आईडी। आईडी आप कौन सी देते हैं, आईडी इक्वल्स टू डेमो। ठीक है, डेमो ये वाली आईडी आपने देनी होती है। ठीक है, ये और ये डेमो, इसका क्या पर्पस क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, डेमो देने का मकसद ये होता है, ठीक है, कि जो हमारे पास इधर गेट एलिमेंट है ना, जो भी आपने इधर आईडी दी है, ठीक है, वो इधर अभी क्लिक हो जाएगी। ठीक, देखिए मैं इधर अभी इसको याद रखिए, इसको कोर्स के अंदर लिखना है, डेमो के अंदर। ठीक है, डेमो के अंदर जब गाइस आपने लिखा, आप देखिए बटन तो आपने बनाया था, ऑन क्लिक पे क्या हो, ऑन क्लिक के ऊपर जो आपने ये फंक्शन बनाया है, ठीक है, ये जो आपने फंक्शन बनाया हुआ है, जिसको आपने माई कोड का नाम दिया, ऑन क्लिक जब वो यूजर उस बटन को क्लिक करे, तो उसके ऊपर ये माई फंक्शन या माई जो कोड है वो कॉल हो जाए। ठीक है, तो ऑन क्लिक माई, जो मैंने अपने फंक्शन का नाम रखा, डेट इज कॉल्ड द कोड। ठीक है, ये कोड क्या हो जाए, इसके ऊपर ये क्लिक हो जाए। ठीक है, ये जैसे ही क्लिक होगा, ठीक है, अब देखिए मैंने फाइल को सेव कर दिया, सेव किया क्या गाइस, मैंने बटन डिफाइन किया। ठीक है, बटन के अंदर मैंने सबसे पहले उसका बटन का नाम रखा क्लिक मी। ठीक है, इसके बाद मैंने उसके अंदर एक फंक्शन लगाया कि जो बंदा इस बटन को क्लिक करे तो वो क्या, तो वो मैंने दिखाया है कि वो जो इस बटन को क्लिक करे तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाए जो स्क्रिप्ट के अंदर है। इस फंक्शन के अंदर बेसिकली क्या किया, मैंने एक मेथड यूज किया जिसको हम गेट एलिमेंट बाय आईडी कहते हैं, उसके अंदर हमने डेमो की, डेमो को आईडी दी। ठीक है, और वो फिर हमने कहा जो HTML जो भी लिखा होगा ना ये वाला, ठीक है, हेलो ये जो सॉरी लिखा हुआ था क्लिक मी, इसकी जगह अब क्या आ जाएगा। ठीक है, जब यूजर इस बटन को क्लिक करेगा तो उस HTML इनर HTML जो हमने लिखी है उसको चेंज करके उस बटन जो है वो हमारे पास अब जावास्क्रिप्ट को डिस्प्ले करेगा। ठीक है, और ये हमने एक आईडी दे दी डेमो। ठीक है, अब इसको हमने चुके कर लिया है, इसको अभी हम करते हैं गाइस फाइल को सेव, और इसको देखते हैं कि क्या ये वर्क करता है कि
गाइस लेट्स रिफ्रेश द पेज, देखें आपके पास ये आ गया क्लिक मी। ठीक है, मैं क्लिक मी के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखो मुझे गाइस क्या मिला, हेलो जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये बेसिकली कैसे हुआ, जब मैंने इस बटन को क्लिक किया तो वो जो मैंने माई कोड का फंक्शन बनाया था वो कॉल हो गया। उस कॉल होने की वजह से जो भी उसके अंदर हमने इनर एचटीएमएल की जगह चेंज किया था वो ये चीज हमारे पास डिस्प्ले होगी। ठीक है, तो ये गाइस जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड था। ठीक है, इसके अलावा गाइस जावास्क्रिप्ट के अंदर और भी बहुत सी चीजें होती हैं। ठीक है, वो हम जब जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह तो फिर उसमें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा गाइस हमारे पास ये कोड, मैंने कोड इधर लिखा हुआ है स्क्रिप्ट के अंदर। इसके अलावा हमने बेसिकली गाइस ये जो फंक्शन बनाया हुआ वो लाइट का बनाया हुआ है। ठीक है, लाइट के अंदर हमने स्विच बनाया हुआ है। ठीक है, और स्विच की वैल्यू को हमने सेट किया हुआ है, ये होगा क्या, लाइट ऑन ऑफ होगी। ठीक है, लाइट ऑन ऑफ होगी जावास्क्रिप्ट से। ठीक है, ये आपको ट्राई कीजिएगा, इंटरनेट पे बेशक पढ़ा भी हुआ है, आप बेशक सर्च कर लीजिए। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट से होता है। इंशाल्लाह जब जावास्क्रिप्ट आएगी तो डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैंने सिर्फ आपको बताया कि आप एचटीएमएल के अंदर जावास्क्रिप्ट को कैसे यूज करते हैं, स्क्रिप्ट के जरिए, स्क्रिप्ट टैग के जरिए आप जो भी आप बनाना चाह रहे हैं वो आप। इसके अलावा आप इसका स्टाइल भी जावास्क्रिप्ट से चेंज कर सकते हैं, वो आगे आएगा तो फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये होगा गाइस थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड। अब आते हैं गाइस एचटीएमएल की फाइल पाथ्स के ऊपर। एचटीएमएल की फाइल पाथ्स क्या होती है, पाथ डिस्क्रिप्शन। गाइस लेट्स से आप इमेज डालना चाह रहे हैं, एक तो आपकी इमेज वो होती है गाइस जो आपकी सिंपल डेस्कटॉप के ऊपर पड़ी है, जिसको आप जस्ट उस पिक्चर का नाम और डॉट जो भी उस इमेज की एक्सटेंशन है, जेपीजे है, ठीक है, पीएनजी है, ठीक है, वो आप उसकी एक्सटेंशन दे दें। ठीक है, द पिक्चर लोकेटेड इन द सेम फोल्डर, सेम फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है या डेस्कटॉप के अंदर पड़ी हुई है, उसको असेस करने का तरीका ये। लेकिन गाइस अब सवाल ये पैदा होता है कि जो पिक्चर है वो इमेज जिस फोल्डर के अंदर है, आपके उस फोल्डर के अंदर नहीं है जिसके अंदर आप कोडिंग कर रहे हैं। वो इमेज लेट से आपने पिक्चर्स के नाम से फोल्डर में है, उसके अंदर उसको असेस करने का क्या तरीका होता है, सबसे पहले फोल्डर का नाम आता है गाइस, फिर उस पिक्चर का नेम आता है। ठीक है, जिस पिक्चर को आप असेस करना चाह रहे हैं, फिर लास्ट में उसकी एक्सटेंशन आती है। तीन चीजें रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, इसी तरह गाइस हमारे पास और चीजें भी हैं। ठीक है, लेट से हमारे पास जो है द पिक्चर जेपीजे लोकेटेड ऑन द इमेजेस फोल्डर। ठीक है, रूट है। ठीक है, इसके लिए ये भी मेथड होता है। ठीक है, इमेजेस डॉट पिक्चर्स, ठीक है, किसी रूट डायरेक्टरी के अंदर पड़ी है, लेट से सी के अंदर पड़ी हुई है, तो उधर आपने रूट डायरेक्टरी के अंदर पड़ी है तो उसको रूट हम बेसिकली बोलते हैं। ठीक है, रूट डायरेक्टरी सी को बोलते हैं। ठीक है, तो आपने स्लैश यूज करना है, बाकी सारा वो इसी तरह गाइस आपकी अगर एक मतलब आप कह सकते हैं कि जिस फोल्डर के अंदर आप काम कर रहे थे उस फोल्डर के अंदर नहीं है, बल्कि उससे ऊपर आपने एक फोल्डर कोई और बनाया हुआ उसके अंदर है, तो उसको असेस करने का तरीका ये होता है डबल डॉट ये यूज करते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है एक आगे एक इससे अगले वाले फोल्डर के अंदर आपकी फाइल पड़ी हुई है। ठीक है, जैसे कि गाइस हमारे पास ये लेट से फोल्डर है ना उमर नाम का। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर आपने अपना सारा लिखा हुआ है कोड। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर कोड है, लेकिन इससे पहले एक और फोल्डर आपने बनाया हुआ जिसको आप कह रहे हैं पिक्चर। अब आप गाइस असेस करना चाह रहे हैं पिक्चर, तो आप कैसे यूज करेंगे, आप डबल डॉट यूज करेंगे, ये स्लैश और डैट दिस वन, तो वो आपको दिखा देगा। इसके बाद गाइस हमारे पास HTML का हेड एलिमेंट है। ठीक है, ये हमने बहुत बार गाइस इसको यूज किया हेड एलिमेंट को। ठीक है, अपने HTML कोड के अंदर हेड टैग बेसिकली होता क्या है, हेड टैग गाइस हमारे पास होता ये है कि हेड टैग क्या होता है हमारे पास, ये कंटेनर होता है। ठीक है, हेड टैग के अंदर हम स्टाइल दे सकते हैं, मेटा, टाइटल, ठीक है, लिंक, स्क्रिप्ट, बेस। ठीक है, ये चीजें हम हेड के अंदर डिफाइन करते हैं। ठीक है, हेड वाला जो पार्ट होता है ना गाइस वो ब्राउजर के अंदर वर्क नहीं करता, ब्राउजर को शो नहीं होता। ठीक है, हेड के अंदर जो भी आप कुछ लिखते हैं। ठीक है, इसके अलावा गाइस आपके पास जो हमारे पास HTML का मेटा एलिमेंट है, मेटा क्या होता है गाइस, सबसे पहले इसको समझ लें कि मेटा एलिमेंट जो होता है आपका बेसिकली ये स्पेसिफाई करता है कि जो पेज की डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, कीवर्ड्स हैं, ठीक है, उसकी व्यू कोड कैसे होना चाहिए डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर, ठीक है, उसकी वेट, ठीक है, ये सारी चीजें हम मेटा टैग के अंदर डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये आगे आ रही है फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिफाइन द चार सेट। ठीक है, मेटा के बाद गाइस आपने ऑफन देखा होगा कि ये चीज यूज की जाती है, मेटा चार सेट इक्वल्स टू UTF-8। इसका गाइस मतलब क्या होता है यूटीएफ का, यूटीएफ का गाइस मतलब याद रखिए, इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, और ये 8 जो होता है इसके मुराद 8 बिट्स। ठीक है, 8 बिट्स। अब ये गाइस होता क्या है बेसिकली, याद रखिए गाइस, जो आपका डाटा आपका स्टोर हो रहा होता है या ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है, ट्रांसफॉर्म एंड स्टोर हो रहा होता है डाटा, वो किसकी फॉर्म में हो रहा होता है, आपका जो डाटा है वो स्टोर हो रहा होता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ दिस वन। ठीक है, यूटीएफ के अंदर, यूटीएफ देखिए इतना ना आपके पास यूनिकोड है, यूनिकोड आपके पास है, आपके पास एक method है ना जिसके अंदर आप मुख्तलिफ वो करते हैं, क्या कहते हैं, टेक्स्ट के कोड्स होते हैं। ठीक है, किसी टेक्स्ट के कोड आपको होते हैं। ठीक है, वो क्या करता है, जो भी आपने अपनी कोड के अंदर लिखा है वो हर एक करेक्टर को क्या करता है, ठीक है, करेक्टर हर एक करेक्टर को यूनिक नंबर असाइन कर देता है। ठीक है, और उसको फिर
ब्राउजर के अंदर ट्रांसफॉर्म करता है या स्टोर करता है, ठीक है, वो ब्राउजर का दिखाता है कि उसका कौन सा है, ठीक है। तो ये गाइस हमारे पास मेटा चार्ट से रिलेटेड होता है, ठीक है। डिफाइन कीवर्ड्स, ठीक है। आप मेटा के अंदर ये टैग भी रखते हैं, ठीक है, ये ऐसे यूज नहीं होता। डिफाइन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन आप देना चाह रहे हैं कि आपने कंटेंट जो आपने दिया है वो किससे दिया है, ठीक है। फ्री वेब ट्यूटोरियल्स लाइक सो, तो मेटा के अंदर हम वो चीजें लिख सकते हैं जो हमने ऊपर डिस्कस किया ना, कि पेज की इंफॉर्मेशन, पेज की डिस्क्रिप्शन, ऑथर के बारे में, किधर से आपने आर्टिकल उठाया, इसकी कोड की सेटिंग क्या होगी, तो वो सारा हम इधर से करते हैं। इसके बाद गाइस जो हमारे पास होता है, ठीक है, ये कोड थोड़ा सा आप कह लें कि टैग है, ठीक है। मेटा एक नेम इक्वल्स टू ऑथर एंड कंटेंट इक्वल्स टू, इससे गाइस क्या होगा बेसिकली आपके पास, ठीक है, मेटा, इससे क्या होगा कि आपको ये पता लगेगा कि किस ऑथर ने ये बुक लिखी है, ठीक है, और इस बुक का कंटेंट क्या है, ठीक है, किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो वो मेटा टैग के अंदर आप डिफाइन है। इसी तरह गाइस अगर आपने रिफ्रेश करना हो डॉक्यूमेंट्स को ऑटोमेटिकली आफ्टर 30 मिनट्स, तो आप मेटा टैग के अंदर ये दे देते हैं, ठीक है। मेटा टैग के अंदर एच टी टी पी इक्वी, ठीक है, रिफ्रेश और कंटेंट, ठीक है। ये जब आप टैग देंगे तो आपका वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होता रहे हो जाएगा हर 30 सेकेंड्स के बाद। इसके बाद क्या है गाइस, सेटिंग द व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट क्या होता है गाइस, आपके पास में लेट्स से मेरी जिस तरह आपको लैपटॉप नजर आ रही है तो पूरी स्क्रीन नजर आ रही है, ठीक है। इसने जो मैंने जो भी अपना वर्ड खोला हुआ है, ठीक है, मुझे इसके अंदर डिफरेंट नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन यही चीज जब मैं गाइस मोबाइल के अंदर खोलूंगा तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब मैं मोबाइल के अंदर खोलूंगा तो वहां पे मुझे डिफरेंट नजर आएगा, ठीक है। ये जो मेरा माइक्रोसॉफ्ट है ये मुझे वहां पे डिफरेंट नजर आएगा, ठीक है, क्योंकि इसका व्यू पोर्ट उस डिवाइस की विड्थ के लिहाज से सेट है। यहाँ पे ये आप आगे डिस्कस करेंगे मीडिया क्यूरीज के अंदर कि हम किस तरह मुख्तलिफ डिवाइसेस के अंदर, ठीक है, मुख्तलिफ डिवाइसेस के अंदर इसको सेट करते हैं, ठीक है। इसके विड्थ को सेट करते हैं ताकि जो बंदा डिवाइस का यूजर है, ठीक है, मोबाइल का यूजर है, उसको कैसा व्यू नजर आए, ठीक है, जो लैपटॉप का उसको कैसा, जो कंप्यूटर का है, इस तरह जो टैबलेट का है तो उसके अंदर उसको कैसा व्यू पोर्ट नजर आए। तो बेसिकली हम मेटा के अंदर व्यू पोर्ट डिस्कस करते हैं। इससे मुराद गाइस विड्थ, डिवाइस लेंथ से मुराद के जो भी वो डिवाइस के ऊपर देख रहा है ना, उस डिवाइस की विड्थ के हिसाब से वो जो आप वेबसाइट जिसको भी विजिट कर रहा है उसका स्ट्रक्चर वैसा हो जाए, जितनी उसकी डिवाइस की विड्थ है उतना उसका स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली सेट हो। और इनिशियल स्केल से मुराद है जब वो पहली बार जो आपका डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो ब्राउजर है, जो पहली बार वेबसाइट आपकी लोड होगी, जो इसका इनिशियल जूम हो वो 1 हो, ठीक है। तो ये बेसिकली गाइस व्यू पोर्ट होता है, ठीक है। मोबाइल के अंदर डिफरेंट नजर आएगी, टैबलेट के अंदर आपको उसका डिफरेंट लेआउट नजर आएगा, लैपटॉप के अंदर उसका आपको जो व्यू है वो डिफरेंट नजर आएगा। इसी तरह गाइस हेड टैग के बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया कि इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, अबाउट द डॉक्यूमेंट्स। टाइटल के अंदर आप टाइटल देते हैं, ठीक है, टाइटल के अंदर आप बेसिकली जो चीज देते हैं वो जब भी आप अपना उस पेज को रन करते हैं तो उसके ऊपर टाइटल लिखा रहा होता है, ठीक है। ये जो आपका ब्राउजर होता है ना उसके ऊपर टाइटल लिखा रहा होता है। बेस क्या होती है गाइस, बेस से होती है ना गाइस डिफॉल्ट एड्रेस। आपने अपने पेज के अंदर वेरियस लिंक्स बनाए, ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं कि यार जितने भी मैंने लिंक बनाए हैं ना वो बंदा उन लिंक पे, उन लिंक पे क्लिक करे, किसी भी उनमें से एक लिंक पे क्लिक करे तो वो एक ही जगह पे जाए, एक ही वेबसाइट पे जाए। लेट से आपने ना नीचे जाके सो आपने लेट से आपने बनाए हुए लिंक, ठीक है, लिंक बनाए हुए लिंक बनाए, लेकिन ऊपर आपने बेस के अंदर एंकर टैग के अंदर लिखा हुआ है कि जो भी बंदा इधर इसको क्लिक करेगा वो किसके ऊपर जाए, इधर आपने उसका एच टी टी पी, ठीक है, उसका जो भी लिंक है वो दिया हुआ है, ठीक है। इधर आपने वो लेट से वो लिंक दिया हुआ है, इसको क्लोज किया हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा, जो भी बंदा इस लिंक को चाहे क्लिक करे, चाहे इसको करे, चाहे इसको, चाहे व्हाट्सएवर जिस लिंक को भी यूज करेगा, वो हमेशा आपके इस डिफॉल्ट एड्रेस जो आपने ऊपर बेस के अंदर डिफाइन किया होगा उसी एड्रेस के ऊपर जाएगा और किसी एड्रेस पे, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास होता है बेस टैग का कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसको आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। लिंक टैग, ये गाइस हमने पढ़ा हुआ है कि लिंक टैग कैसे करते हैं, ठीक है। लिंक टैग बेसिकली आपकी स्टाइलिंग के लिए यूज होता है, ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखें स्टाइलिंग के लिए गाइस कैसे यूज होता है कि आप क्या करते हैं, देखें ये देखिए, ये मैंने मेटा टैग वो डिफाइन किया हुआ, ठीक है, ये बेस टैग मैंने डिफाइन किया हुआ, ठीक है। ये बेस टैग के बारे में भी आपको बताते हैं गाइस, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मिनट मैं इसको को गाइस जैसे पहले स्किप करता हूँ, ठीक है। ये ठीक है गाइस, मैंने जैसे इस कोड को रेज कर दिया और इधर मैंने इसको कर दिया, ठीक है, ताकि हमारा ये वाला जो ये टैग है ये वर्क कर सके, ठीक है। तो मैं गाइस इधर आता हूँ, इधर तक हमारा ये वर्क कर रहा है, ठीक है। इसको मैं जब ब्राउजर के अंदर रिफ्रेश करता हूँ तो देखता हूँ क्या मुझे रिजल्ट लेट से डिस्प्ले होता है, ठीक है। तो मैं गाइस इधर आ गया, ठीक है, ये मेरे पास W3 स्कूल बना हुआ है, ठीक है। तो ये देखें, ये मैंने एक लिंक बनाया हुआ है, ठीक है। जब भी मैं गाइस इस लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है, देखें मुझे नीचे एड्रेस आ रहा है HTTP, आप इस वेबसाइट के ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। ये होता है बेसिकली आपके पास
उसका बेस टैग कॉन्सेप्ट, ठीक है। आपने देखिए जाके क्या किया कोड के अंदर, अगर आप कोड को गाइस चेक करें तो ये मैंने बेसिकली क्या किया, इधर मैंने एच दिया हुआ है, लेकिन मैंने जिस नाम दिया उसके अंदर एच मैंने नीचे नहीं दिया, लिंक तो बना हुआ है लेकिन उसके अंदर मैंने एच नहीं दिया। मैंने एच जस्ट जाके इधर इधर ऊपर दिया, ठीक है। ये बेस टैग के अंदर आप जो भी आप इस W3 स्कूल को ओपन करेंगे तो उनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आप चले जाएंगे। इसके अलावा गाइस जो मैंने आपको चीज बतानी थी दैट इज कॉल्ड द लिंक। लिंक टैग क्या होता है गाइस, आपने बेसिकली लिंक का टैग डिफाइन करना होता है। लिंक टैग देखिए गाइस होता बेसिकली ये है ना कि आपने ना इसको आप जो हमने एक्सटर्नल स्टाइलिंग पढ़ते हैं ना, वो एक्सटर्नल स्टाइलिंग आप ऐसे लिंक करते हैं, अभी आपको मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। ये गाइज आपने ले तो लिया, ठीक है। अब गाइज आपने करना क्या है, ये आपका लिखा रहे REL, ठीक है, स्टाइल शीट आप। लेकिन यहाँ पे जो गाइज HRF के अंदर आएगा, HRF के अंदर आपके अपनी जो भी स्टाइल है ना, स्टाइल की शीट है उसका नाम देना, ठीक है। मोस्ट ऑफन जो लोग यूज करते हैं वो करते हैं स्टाइल डॉट CSS, ठीक है, मतलब ये CSS की स्टाइलिंग की फाइल है। और इस CSS की स्टाइलिंग की फाइल को आपने उसी फोल्डर के अंदर रखना है, ठीक है। इधर जिस तरह मेरा ये PHP का फोल्डर बना हुआ है, आपने इसी फोल्डर के अंदर जाके स्टाइल की फाइल को बनाना है, ठीक है, और फिर उसको इधर एक्सटर्नली लिंक करना है। अब जो भी आप अपना उस स्टाइल की फाइल के ऊपर, ठीक है, जाके लिंक करेंगे, जो भी उधर स्टाइलिंग करेंगे वो ऑटोमेटिकली इस पेज के ऊपर होती जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली इस तरह आप एक्सटर्नली लिंक करते हैं, ठीक है। चूंकि मेरे पास CSS की अभी फाइल नहीं पड़ी तो इस वजह से वो इसको लिंक नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आप लिंक टैग का ये कॉन्सेप्ट होता है। आई होप सो ये आपको लिंक टैग के बारे में भी क्लियर हो चुका होगा कि ये लिंक टैग आपका बेसिकली किसके लिए यूज होता है। इसके अलावा गाइज हमारे पास जो और नेक्स्ट थिंग्स है दैट इज रिलेटेड टू द मेटा टैग। मेटा टैग आपको बताया कि वो आप जो अभी आपका डॉक्यूमेंट हो उसके मुताबिक मेटा डाटा बताता है। मेटा डाटा क्या होता है, डाटा अबाउट डाटा, ठीक है, डाटा की मजीद इंफॉर्मेशन, ठीक है, उसके बारे में आप मेटा टैग, स्क्रिप्ट टैग, ठीक है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट है, ठीक है, क्लाइंट साइड से मुराद जो जावा स्क्रिप्ट है आपकी, ठीक है। इसके अलावा स्टाइल के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। HTML का लेआउट, HTML का गाइस बेसिकली लेआउट क्या होता है, ठीक है। HTML की वेबसाइट बेसिकली आप बनाते कैसे, सबसे पहले गाइस आपके पास हेडर होता है, ठीक है। हेडर क्या होता है, हेडर आपका डिफाइन करता है कि आप क्या हेड, हेड के अंदर पहले नैव बार आएगी, ठीक है। नैव बार के अंदर आपके बटन्स होंगे, ओबीसी होम, अबाउट, सर्विसेज या कंटेंट, इधर आपका लोगो वगैरह होगा, ठीक है, ये आपका होता है हेडर। इसके बाद गाइस जो आपका हेडर के अंदर लोगो वगैरह आ गए, सॉरी इधर लोगो वगैरह आता है, ठीक है। इधर वो बटन शटन नहीं आता, ठीक है, इधर लोगो वगैरह आ गया, ठीक है, और आज नेम शेम लिखा आ गया, पिक्चर्स लिखा आ गई हेडर के अंदर, और कुछ इन्फॉर्मेशन आ गई। फिर गाइस इसके बाद आता है नैव बार। नैव बार के अंदर गाइस आपके बेसिकली बटन होते हैं जो आप वेबसाइट के ऊपर होम, अबाउट, सर्विसेज, बटन या कॉन्टेक्ट नंबर आप देखते हैं, ठीक है, वो सारा किसके किसके अंदर होता है, नैव बार के अंदर, ठीक है। इधर होम टैग, होम के नीचे इन्फॉर्मेशन वो सारी नैव बार के अंदर आती है, ठीक है। इसके बाद गाइस आपके पास सेक्शन होता है। सेक्शन का क्या काम होता है, ठीक है, आप कोई भी इधर एक लेट से कोई आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं, सॉरी कोई कोई भी इंफॉर्मेशन लिखना था तो आप सेक्शन का टैग डिफाइन करके उसके अंदर लिख सकते हैं। इस साइड से मुराद क्या है कि गाइस आप लेट्स इधर एनिमेशन वगैरह कोई मतलब छोटी सी आप साइड में एनिमेशन कह दें, या जिसको आप कह दें कि स्लाइड बार की तरह वो नजर आए, ठीक है, जैसे आपकी स्लाइड बार होती है ना उस तरह नजर आए तो उसको आप इस साइड के अंदर डिफाइन करते हैं। इसके बाद गाइस आपके पास आर्टिकल होता है। आर्टिकल लेट्स से आपने इधर लेट्स से कोई सिटी है, लेट्स से मैं कहता हूँ लंदन है, लाइक, ठीक है, ये लंदन आपके बारे में आपने लिख दी कैपिटल है, लेकिन आप इसके बारे में आप इसका आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं कि इसका नाम किसने लंदन रखा, ठीक है, किधर की सिचुएटेड है, ठीक है, इसके चार्जेस क्या है, ठीक है, इसके जो वहाँ के जो आपके क्या कहते हैं लोकल्स हैं उनकी क्या लैंग्वेज है, ठीक है, उनके और जो भी आपकी इंफॉर्मेशन जो भी आप लिखना चाह रहे हैं वो आप आर्टिकल के अंदर लिखते हैं। इस तरह गाइस फुटर टैग होता है। फुटर टैग के अंदर आपका बेसिकली वही सारी इंफॉर्मेशन, टेस्टिमोनियल्स वगैरह होते हैं, और लास्ट में आपके पास कॉपीराइट का एक इधर वो बना होता है, और इसके अलावा लास्ट में आपकी जो भी एड्रेस वगैरह है, वर्किंग आवर्स, ठीक है, सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब, ये एक दो बटन्स होते हैं, तो इनको ये बेसिकली HTML के बेसिक लेआउट है, ठीक है। हेडर, हेडर के बाद नैव बार, नैव बार के बाद सेक्शन है, ठीक है। सेक्शन के अंदर आप कोई भी जा सकते हैं, सेक्शन करें, फिर उस साइड पे आप चाहते हैं स्लाइड बार आ जाए तो स्लाइड बार आ जाएगी। उसके बाद आप कोई किसी चीज के बारे में आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं, आर्टिकल आ जाएगा, और उसके बाद फुटर आ जाएगा। तो ये बेसिकली HTML का लेआउट है, ठीक है, जो आपका लेआउट एलिमेंट्स है, ठीक है। इसके बाद गाइज हम आते हैं रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन। रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन क्या होते हैं गाइज, याद रखें गाइज, जब भी मैं रिस्पॉन्सिव का वर्ड यूज करूँ या आपके साथ कोई भी रिस्पॉन्सिव का वर्ड यूज करे तो आपने एक बात समझ लीजिए है कि रिस्पॉन्सिव से मुराद आपकी क्या है, कि जो भी आपने वेबसाइट कोई भी सॉफ्टवेयर आपने बनाया है तो वो डिफरेंट डिवाइसेस के अंदर उसकी लुक कैसे, ठीक है, वो डिफरेंट डिवाइसेस के अंदर कैसा नजर आए। तो इसके लिए गाइस हम अपनी जो भी फाइल हो, अपना सॉफ्टवेयर होता है या अपनी वेबसाइट होती है, उसके लिए हम व्यू पोर्ट को सेट करते हैं
उसके अंदर हम मीडिया क्यूरीज का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। लेट्स से जो आपकी डिवाइस है स्मॉल है, जिसका साइज 576 पिक्सल है, इससे ज्यादा वो डिवाइस नहीं हो सकती, तो आप अपनी स्क्रीन को इस तरह एडजस्ट करते हैं कि वो आप उस मोबाइल की स्क्रीन के अंदर आपको नजर आ सके। ठीक है, ये होता है स्मॉल साइज के लिए रिस्पॉन्सिव। इस तरह आपने लैपटॉप के अंदर आपको कैसे उसके डिस्प्ले आए, मॉनिटर के ऊपर कैसे डिस्प्ले आए, टैबलेट के ऊपर कैसे डिस्प्ले आए, तो वो सारा हम रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन से करते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है, ठीक है, स्क्रीन के साइज को। ठीक है, जिस डिवाइस के ऊपर भी आप उस चीज को रन करेंगे, अगर उस वो रिस्पॉन्सिव हुई तो ऑटोमेटिकली उस मोबाइल के हवाले से वो अकॉर्डिंग टू उस तरह वो अडॉप्ट कर लेगा। ठीक है, इसके लिए हम जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड द मीडिया क्यूरीज। ठीक है, इन एडिशन टू रीसाइज इमेज, ठीक है, जो भी आप चाहते हैं कि अगर आपकी इमेजेस सही मोबाइल्स के अंदर नजर आए, ठीक है, टेक्स्ट सही नजर आए, ठीक है, प्रॉपर्ली फॉर्मेटेड हो, ठीक है, उसके लिए आप जो कॉन्सेप्ट यू विल यूज द मीडिया कॉन्सेप्ट। ठीक है, विद मीडिया क्यूरीज यू कैन डिफाइन कंप्यूटिंग स्टाइल्स। ठीक है, डिफरेंट ब्राउजर के लिए आप डिफरेंट स्टाइल्स को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इमेज को आप रिसाइज कर सकते हैं। ठीक है, रिसाइज द ब्राउजर। ठीक है, तो आप मतलब मीडिया क्यूरी यूज करके आप मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, आप डिवाइसेस की विड्थ वगैरह को सेट कर लेते हैं। अगर आई होप अगर मैंने मीडिया क्यूरी की इधर यूज की हो तो मैं आपको दिखा भी दूँ। लेट्स से मीडिया क्यूरी ये देखें गाइस, मैंने यहाँ पे यूज की हुआ है, ये देखिए मीडिया क्यूरी। ये मीडिया क्यूरी गाइस मैंने यूज की हुई है किसके लिए, मैक्सिमम विड्थ कितनी हो, जिसकी विड्थ 800 पिक्सल होगी, ठीक है, वहां तक एक्सपोर्ट। उसके बाद अगर जिसकी विड्थ 800 से कम होगी तो वहां पे उसका जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसको हम रन करके भी देखते हैं, अगर ये मेरे पास रन हो जाए तो। जी, ये मेरे पास गाइस ये वाले। ठीक है, अभी देखिए हम स्क्रीन के साइज को करते हैं स्मॉल, ये देखिए। ठीक है, अभी देखिए गाइस मैं स्क्रीन को श्रिंक कर रहा हूँ, ये देखिए। ये देखिए जैसे जैसे डिवाइस आपकी गाइस ये देखिए कम हो रही है पिक्सल्स, वो ऑटोमेटिकली देखिए जो आपने तीन ये मैंने लेफ्ट मेन्यू राइट मेन्यू, ठीक है, आप मेरे पास चूंकि आप ये उससे कम हो गया 70 से उस पिक्सल से, तो आप देखिए हमारे मेरे पास मजीद है उसको रहता है गाइस। मैं उसको ऊपर नीचे करूँ तो ये देखिए मुझे वैसे ही नजर आ रहा है, मुझे बिल्कुल कटा हुआ नजर नहीं आ रहा। कटा हुआ इसमें नजर नहीं आ रहा क्योंकि मैंने इसको रिस्पॉन्सिव किया हुआ है। ठीक है, कि इस डिवाइस के ऊपर, ठीक है, इस तरह मैं इसको बड़ा भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, ये गाइस बेसिकली रिस्पॉन्सिवनेस है। ठीक है, मीडिया क्यूरीज का कॉन्सेप्ट आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा गाइस जो आपके पास इसमें चीज होती है इसको कहते हैं HTML कंप्यूटर कोड। लेट्स से गाइस आपने कोई भी कोड ना जो है वो कंप्यूटर के अंदर लिखना है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो आप कोड है ये कंप्यूटर के अंदर आप लिखते हैं। लेट्स से मैं इसी को कॉपी करता हूँ, अगर मैंने यूज किया हो। ठीक है, इसको कोड देखते हैं कि कोड टैग का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, इसको जी गाइस मैं इसको इधर ही यूज करता हूँ। ठीक है, इस डिफ सेक्शन के बाद। ठीक है, मैंने कोड का कॉन्सेप्ट यूज किया। कोड क्या करेगा बेसिकली, आपको ये जो आपने एक्सप्रेशन है ना, ठीक है, इसको शो कर देगा। ठीक है, ये देखें गाइस इसने एक्सप्रेशन को तो शो कर दिया, लेकिन ये देखिए गाइस उस तरह मेरे रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है जिस तरह मैं चाहता हूँ कि यार ये रो में नहीं, एक रो ये खत्म हो फिर ये नेक्स्ट में आए, नेक्स्ट में आए। तो इसके लिए आपने एक टैग पढ़ा हुआ है गाइस दैट इज कॉल्ड द प्री टैग। तो प्री टैग बेसिकली क्या करेगा, इसी कोड के अंदर प्री टैग को डिफाइन करें। ठीक है, प्री टैग, ठीक है, प्री टैग को डिफाइन करें। और प्री टैग के बाद आप जैसे इसको इसके बाद करें खत्म। ठीक है, जी, प्री टैग को आप करें यहाँ पे ऐड। ठीक है, यहाँ पे करें पेस्ट। आप देखिए जो आपको ये है ना वो रो बाय रो नजर आएगा। ठीक है, इसको करते हैं रिफ्रेश ब्राउजर को। देखिए गाइस अब आपको ये रो बाय रो नजर, तो इस तरह गाइस आप कोई भी एक्सप्रेशन जो मैथमेटिकल होता है वो आप अपने कोड के अंदर डाल सकते हैं यूजिंग द कोड कोड टैग। ठीक है, इस तरह गाइस आप HTML का KBD होता है, ठीक है, कीबोर्ड इनपुट। कीबोर्ड इनपुट से क्या मुराद है गाइस, लेट से आप कोई भी शॉर्टकट की ऐड करना चाह रहे हैं। ठीक है, आप इस तरह वो क्या की ऐड तो आप सिंपल और तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन वो उस तरह शो नहीं होती कि यहाँ उसमें लगता है कि मैनुअली टाइप हुई है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप जो HTML का स्टैंडर्ड है, ठीक है, आप क्या करेंगे, आप चाहते हैं मैं एक की दिखाऊं यार जिससे मैं लोगों को बताऊं कि Ctrl+S करने से आपकी फाइल सेव हो जाती है। तो आप जस्ट क्या क्या करेंगे, KBD मैं इधर कर भी देता हूँ। ठीक है, लेट्स इधर क्या मेरे को चाहिए। ठीक है, मैं इसको गाइस आप रिमूव करता हूँ। ठीक है, प्री कोड टैग को। ठीक है, इसके अंदर मैं लेट्स इसके अंदर मैं डिफाइन करता हूँ KBD को। ठीक है, KBD को मैंने डिफाइन किया, इसके अंदर मैं लेट से लिख रहा हूँ कंट्रोल, ठीक है, CTRL कंट्रोल प्लस। ठीक है, ये दिखा दो। अभी अभी अगर आप जाएं तो आपको देखना ये एज ऑटोमेटिकली आपको यही चीज दिखा देगा। ठीक है, मैं ब्राउजर को कर रहा हूँ अपने रिफ्रेश गाइस, ये देखिए अब आपको ये Ctrl+S देखिए नजर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह गाइस ये
KBD का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा गाइज आपके पास और भी टैग्स हैं, ठीक है, वो आगे वो मजीद आएंगे, ठीक है। सैंप के लिए आप क्या कर सकते हैं, सैंपल के मतलब आपने लेट से कि किसी भी प्रोग्राम की आउटपुट दिखाएंगे। आउटपुट के लिए गाइज आप लेट से आपका आउटपुट के अंदर ये दिखाया फाइल नॉट फाउंड प्रेस F1 टू कॉन्टिन्यू, तो उसके लिए आप गाइज सैंप का ये जो है टैग वो यूज करते हैं, ठीक है। और इस तरह गाइज वेरिएबल को लेट से आपने यूज करना है, किसी भी वेरिएबल्स को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अंदर यूज करना हो तो ठीक है, उसको भी कर सकते हैं। इसके वेरिएबल से क्या मुराद है आपको बताता हूँ। एक मिनट, मैं ब्राउजर अपने कोड एडिटर के अंदर जाता हूँ, ठीक है। मैं इसको करता हूँ गाइस के बीडी को खत्म। इधर मैं अब जो डिफाइन करने लगा हूँ, क्योंकि मैंने ब्राउजर के अंदर दिखाना है, तो वार वार का वेरिएबल डिक्लेयर किया। इसके अंदर गाइस लेट से मैं लिखता हूँ, फॉर्मूला लिखता हूँ हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस इंटू हाइट। तो देखिए गाइस ये जो अब आपको लिखा हुआ नजर आएगा ना, ये थोड़ा टैलिक में नजर आएगा, इसका मतलब है ये फार्मूला है, ठीक है। अगर आप सिंपल लिखे, सिंपल भी टाइप हो जाता है, लेकिन वो आपको फार्मूले की टाइप नहीं नजर आती, ठीक है। अभी मैं जब गाइस इसको रिफ्रेश करूंगा और आप देखेंगे, आप ये फार्मूला टाइप मुझे लिखा हुआ नजर आएगा, ये देखिए हाफ बी इंटू, देखिए वो टैलिक ऑटोमेटिकली हो गया, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो ये गाइस बेसिकली आपका ये टैग वर्क करता है, ठीक है। वार ट्री, ठीक है। सिमेंटिक एलिमेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सिमेंटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं गाइस, सिमेंटिक क्या होते हैं, एलिमेंट्स जिनका मीनिंग नहीं होता, ठीक है। मीनिंग से क्या मुराद है, सिमेंटिक एलिमेंट्स, सिमेंटिक एलिमेंट वो होते हैं जिनका मीनिंग होता है, और नॉन सिमेंटिक वो वाले होते हैं जिनका मीनिंग नहीं होता। सिमेंटिक से मुराद क्या है गाइस, जिनको क्लियरली आप डिस्क्राइब कर सके, ठीक है, ब्राउजर और डेवलपर। जिस तरह गाइस आप सिमेंटिक टैग के जैसे सिमेंटिक टैग के अंदर आप देखते हैं फॉर्म, ब्राउजर को पता लग जाता है कि फॉर्म अभी ये बनाने लगा है, ठीक है। टेबल डिफाइन करते हैं, ब्राउजर को ऑटोमेटिकली पता लग जाता है। आर्टिकल बनाते हैं तो वो भी उसको पता लग जाता है। लेकिन गाइस अगर हम नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स की बात करें तो डिव एंड स्पैन, जब भी गाइस आप डिव को ऐसे डिफाइन कर लेंगे ना, तो उसके अंदर कुछ भी नहीं होना, ठीक है, वो वर्क ही नहीं करेगा, ठीक है। टेल्स नथिंग अबाउट दिस कंटेंट, ठीक है। जहरी बात है, आप जब डिव के अंदर कोई चीज लिखेंगे ही नहीं तो ब्राउजर को क्या पता लगेगा इसके अंदर कंटेंट है। जबकि गाइस आप अगर आप फॉर्म के अंदर फॉर्म का टैग डिफाइन करते हैं तो ठीक है, तो फॉर्म के अंदर उसको पता है कि फॉर्म के अंदर आप ये कोई फॉर्म बनाएगा, ठीक है, उसके अंदर कोई मेथड देगा। टेबल का जब आप टैग डिफाइन करते हैं तो इसका मतलब वो अभी कोई टेबल बनाएगा, ठीक है। ब्राउजर को और डेवलपर्स को ऑलरेडी पता होता है कि ये किस जो ये टैग है ये किस पर्पस के लिए। जबकि डिव और स्पैन के बारे में आइडिया नहीं होता। सम टाइम आप डिव कॉलम को स्प्लिट करने के लिए यूज करते हैं, सम टाइम आप स्पैन चाहते हैं कि यार ये वाला जो मैंने वर्ड लिखा है ये नेक्स्ट लाइन पे ना आए, ठीक है, इसी लाइन पे रहे, तो उसके लिए स्पैन करते हैं। तो ठीक है, वेरियस पर्पसेस है, ठीक है, जिसका आपको अभी तक क्या है, जिसके बारे में हमें अभी क्लियर नहीं है, ठीक है। नॉन स्पेसिफिक कौन से होते हैं, नॉन सिमेट्रिक अभी आपको बताया कि नॉन सिमेट्रिक कौन से होंगे, जिनके बारे में हमें पता नहीं है, ठीक है, जिनका हमें अभी मीनिंग पता नहीं है, ठीक है। वो जब हम चेक करते हैं तो हमें पता लगता है अच्छा इस बात के लिए ये स्पैन टैग यूज हुआ है, ठीक है। तो ये गाइस था सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक। HTML सेक्शन, ठीक है, सेक्शन आपको बताया हुआ है कि ये सेक्शन डिफाइन करता है कि ठीक है एलिमेंट्स को कैसे यूज करना है। जिस तरह आपका चैप्टर हो गया, आप इंट्रोडक्शन देना चाह रहे हैं, किसी का न्यू आइटम ऐड करना चाह रहा है, कंटेंट इन्फॉर्मेशन, ये सारा सेक्शन में। हेडर के बारे में डिस्कस हो चुका, हेडर जी, हेडर के बारे में डिस्कस हो चुका, फुटर के बारे में भी गाइस डिस्कस हो चुका, ठीक है। फुटर्स में भी ये बेसिकली लिखा हुआ है कि हेडर्स के अंदर कौन सी इन्फॉर्मेशन आ सकती है, ठीक है। आपका लोगो और आइकन ऑब्वियसली आता है, आपकी नैव बार की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आती है। फुटर के अंदर ऑब्वियसली आपका जो एड्रेस होगा, ठीक है, आपके जो वर्किंग आवर्स होंगे, ठीक है, आपके जो टेस्टिमोनियल्स होंगे या रिव्यूज होंगे कस्टमर के वो होंगे फुटर के अंदर, ठीक है। कॉपीराइट वगैरह होगा, ठीक है, ऑथरशिप होगी, कॉन्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा। इसी तरह ये साइड मैप वगैरह, आपने मैप दिखाना हो अपनी वेबसाइट का कि हमारी वेबसाइट किस जगह लोकेटेड है, ठीक है, और उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट दिखाने हो तो वो सारे फुटर के अंदर आते हैं। अच्छा, फिगर फिगर एंड फिगर कैप्शन, ये दो चीजें गाइस। फिगर का मतलब होता है आपने लेट से कोई इमेज लगाई तो उसको आपने फिगर टैग के अंदर, ठीक है। और फिगर कैप्शन का क्या मतलब होता है कि जिस तरह हम टेबल टेबल के लिए हम पढ़ा था हमने कैप्शन से पर, तो वो क्या करता था बेसिकली, जो आपने टेबल बनाया उसके ऊपर उस टेबल का नाम बताता था कैप्शन टैग के अंदर, किस टेबल का नाम क्या है। इसी तरह फिगर कैप्शन का, फिगर तो सिंपली आपको पता है कि उस फिगर के अंदर फिगर फिगर आएगी, और फिगर कैप्शन आपको क्या बताएगा कि ये फिगर आप कि किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये होता है फिगर कैप्शन, ठीक है। ये मैंने बेसिकली लिखा भी हुआ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास पिक्चर नहीं है तो मैं इसको इधर से जस्ट कॉपी करता हूँ, उसको ब्राउजर के अंदर दिखाते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा। तो गाइस लेट्स मूव टू द ब्राउजर, ठीक है। मैं गाइस ब्राउजर की तरफ आ गया, ठीक है। मैं इधर ही गाइस इसको जस्ट पेस्ट करता हूँ, और क्योंकि मेरे पास अभी चूंकि पिक्चर है नहीं तो ये मुझे दिखाएगा नहीं, ठीक है। तो मैं पिक्चर पिक्चर के बगैर ही इसको
ऑब्जर्व कर लेते हैं कैसे होगा। ठीक है गाइज, ये देखिए जैसा कि अब मेरे पास पिक्चर नहीं है, लेकिन उसने पिक्चर के नीचे मुझे पिक्चर का कैप्शन दे दिया कि फिगर वन ट्रूली। ठीक है, ये पिक्चर किससे रिलेटेड है, ये इस जगह को ये उसका नाम और ये किस जगह लोकेटेड है, इटली के अंदर। ठीक है, ये पिक्चर का देखिए चूंकि मेरे पास है नहीं तो वो लोड नहीं हुई। ठीक है, ये होता है फिगर कैप्शन जो नीचे वाला आ रहा है, और ये ऊपर जो होती है ये फिगर होती है। ठीक है, ये गाइस आपका रिलेटेड होगा फिगर एंड फिगर कैप्शन। इसके बाद गाइस आर्टिकल्स एंड, ठीक है, आर्टिकल्स भी आपको पता है कि किससे रिलेटेड होते हैं। ठीक है, आपको बताया है ए साइड, ठीक है, डिटेल, फिगर कैप्शन। ठीक है, देखें डिफाइन अ कैप्शन फॉर अ फिगर एलिमेंट, फिगर एलिमेंट। ठीक है, इसके अलावा गाइस आपके पास फुटर होता है, हेडर होता है, मेन होता है। ठीक है, मार्क टैग के बारे में भी डिस्कस किया हुआ है कि हाईलाइट टेक्स्ट करना हो, नैव सेक्शन, समरी जो होता है, समरी टैग बेसिकली आप कम यूज करते हैं। ठीक है, समरी के लिए आप डिटेल ज्यादातर यूज करते हैं। ठीक है, आपने कोई डिटेल देनी हो वो होता है समरी टैग। तो ये गाइस आज की वीडियो थी जिसके अंदर हम बेसिकली एचटीएमएल के जो स्टैटिक टैग हैं, ठीक है, इनके बारे में डिस्कस किया, और इसके अलावा हमने और चीज़ों के बारे में भी डिस्कस किया। ठीक है, हमने स्टैटिक और नॉन स्टैटिक के बारे में देखा गाइस, हमने टैग्स के बारे में देखा कि टैग वर्क कैसे करते हैं। ठीक है, बेसिकली जो गाइस हम मैंने आपको जो बेसिक स्ट्रक्चर बताया ना, वो बेसिक स्ट्रक्चर जो वेबसाइट का वो ऐसी है। सबसे पहले आपका हेडर आता है, हेडर के बाद आपको ऑब्वियसली कौन कौन सा नैव सेक्शन आएगा। ठीक है, नैव बार के बाद आपका सेक्शन आता है, फिर इसके अलावा गाइस आपके पास क्या आएगा, सेक्शन के बाद आपके पास ऑब्वियसली ए साइड आएगा, आर्टिकल आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें गाइस उसी से रिलेटेड है। टैग्स जो गाइस टैग्स के बारे में आपको बताया था कि टैग्स हमने ज्यादातर टैग्स गाइस हमने यूज कर लिए हैं। ठीक है, ज्यादातर टैग हमने यूज कर लिए। ठीक है, कुछ आई थिंक टैग्स हैं जो रह गए हैं, वो इंशाल्लाह एक और वीडियो है उसके अंदर डिस्कस करेंगे। कुछ गाइस आपको वो चीजें बता रहा हूँ स्टाइल गाइड के मतलब। ठीक है, एचटीएमएल को स्टाइल गाइड करना, कुछ ऑब्वियसली कुछ चीजें होती हैं जिनको हमने स्टाइलिंग वगैरह भी का भी ख्याल रखना है। ठीक है, कुछ कोड्स को भी हमने फॉलो करना होता है। तो वो होते क्या है, याद रखिए गाइस, जब भी आप अपना एचटीएमएल का कोड लिखते हैं तो आपने बेसिकली हमेशा भूलना नहीं है, आपने हमेशा उसकी डॉग टाइप को डिक्लेयर करना। ठीक है, इस डॉग टाइप को डिक्लेयर नहीं करेंगे तो वो डिफाइन ही नहीं होगा कि ये किस चीज का है। ठीक है, जब इसको आप डिफाइन कर लेते हैं तो उसका मतलब ये एचटीएमएल की डॉग टाइप है। इसी तरह गाइस आपने क्या क्या करना होता है, यूज लोअर केस एलिमेंट्स। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि आप लोअर केस जो एलिमेंट्स है वो यूज करें रादर के अंदर कैपिटल। वैसे कैपिटल से फर्क तो कोई नहीं पड़ता, लेकिन गाइस जो आपको कोड होता है ना वो बैड इंपैक्ट देता है। लेट्स से आपका जिस तरह फिगर टैग है, ठीक है, ये आपने आप फिगर छोड़ा, कोई बंदा हो वो फिगर को ऐसे लिख दे FIGUR, तो ये बहुत बुरा सा इंप्रेशन देता है। ठीक है, अजीब तरह का कोड लगता है। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप क्या करें, लोअर केस एलिमेंट्स को यूज करें। ठीक है, जो डेवलपर्स होते हैं वो नॉर्मली कौन सा यूज केस, लोअर केस जो नेम्स होते हैं यूज करते हैं, क्योंकि जो गाइस लोअर केस होता है ना वो एक तो अच्छा नजर आता है और एक इजीली राइट है। अगर आप कैपिटल्स में यूज करेंगे तो उसके लिए आपको उसको शिफ्ट को प्रेस करके रखना पड़ेगा। ठीक है, या कैप्स लॉक ऑन पर करनी पड़ेगी समटाइम्स कंटेंट, तो वो आपका बहुत बैड इंप्रेशन देते हैं। ठीक है, इसी तरह गाइस जो और इससे रिलेटेड है स्टाइल गाइड से, लेट्स से कि आप जो भी एचटीएमएल टैग को डिफाइन करें, लेट्स से टैग को स्टार्ट किया है, तो गाइस टैग को एटलीस्ट चेक कर लें कि वो टैग एंड भी हुआ है कि नहीं। ठीक है, समटाइम्स आप कोड अपना सारा चला लेते हैं। ठीक है, कोड आपका बिल्कुल आपने लिखा इतनी मेहनत करके, सब एंड टाइम पे पता लगता है कि आपने जो है उसके अंदर मिस्टेक की, और जब आप मिस्टेक फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर काफी वर्क करते हैं, आपको फाइनली मिस्टेक मिलती है। और मिस्टेक क्या होती है कि आपने जो था टैग का क्लोजिंग नहीं दिया था, जिस वजह से वो वर्क नहीं कर। ठीक है, तो ये टैग्स का बहुत ध्यान रखना है गाइस। जब भी आप टैग को डिफाइन करें, आपको तरीका बताया था इसके अंदर, सब लाइन के अंदर आपके उस टैग के अंदर अपना कर्सर को एक बार प्रेस करेंगे ना स्टार्टिंग टैग के अंदर, तो ऑटोमेटिकली अगर उसका एंडिंग टैग होगा तो वो उसके नीचे हल्की सी इस तरह डॉटेड लाइन बना देगा, तो मतलब होगा कि ये टैग एंड हुआ हुआ है। अगर तो वो टैग एंड नहीं हुआ तो वो उसको आपको डॉटेड लाइन कहीं भी नजर नहीं आएगी। ठीक है, इस तरह गाइस आपको लोगों की पोर्टेबिलिटी रूल से क्या मुराद है, लेट्स से गाइस समटाइम्स आपको पता है कि जिस तरह एचआरएफ के अंदर हम जो भी चीज देते हैं उसको कोर्स के अंदर लिखते हैं, तो कोर्स के अंदर गाइस अगर आप अपना तो एड्रेस नहीं लिखेंगे तो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, इसी तरह गाइस आपके पास क्लास इस तरह आप बनाते हैं। ठीक है, क्लास के बाद आपको कोर्स यूज करने होते हैं, तो ये तो इन कोर्स का सेमीकोलन का इनका आपने बड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, जो कोर्स होते हैं, ठीक है, कोर्स वैल्यूज, ठीक है, इजी टू रीड होती है। ठीक है, तो इस वजह से ये भी बड़ा अच्छा है। ठीक है, ऑलवेज गाइस आपने स्पेसिफाई करना ऑल्ट एट्रीब्यूट को, जो आप एनी टैग लगाते हैं उसका ऑल्ट को यूज करना है, विड्थ हाइट भी यूज करनी है। आपको बताया था कि ऑल्ट का पर्पस क्या होता है, कि लेट्स से आप समटाइम जो यूजर आपकी वेबसाइट को बनाया है
उसका इंटरनेट कनेक्शन स्लो है, ठीक है, तो उसको एडिंग नजर नहीं आ रही। लेकिन जब आप ऑल्ट का टैग यूज करेंगे तो वो अगर वो पिक्चर गाइस अगर अपलोड नहीं हुई ना उसके पास, तो उसको दिखा देगा हियर इज द पिक्चर। आप जो भी देख रहे हैं या पिक्चर का नाम लिखे तो उसको पता होगा कि यार शायद इंटरनेट की वजह से मेरे पास पिक्चर लोड नहीं हो पा रही, इधर पिक्चर है। लेकिन अगर आप ऑल्ट का टैब यूज करेंगे तो उसको पता ही नहीं होगा कि यार इधर पिक्चर की है कि नहीं, वो ऐसे ही समझता रहेगा कि शायद वेबसाइट स्लो है या इधर पिक्चर है ही नहीं। ठीक है, तो ऑल टैग को डिफाइन करेगा स्पेसिस एंड इक्वल साइन। ये गाइस वेरी इंपॉर्टेंट है कि गाइस आप स्पेसिस का ध्यान रखें। मैंने बहुत से गाइस डेवलपर्स को देखा कि गाइस स्पेसिंग के बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं करते। फजूल की एक्स्ट्रा स्पेसिस, ठीक है, एक्स्ट्रा स्पेसिस कोड के अंदर इतना देखते हैं कि अगर कोड फॉर एग्जांपल 200 लाइनों का है तो 200 लाइनों का अगर लेट्स सपोज कोड है और उन्होंने स्पेसिस इतनी दी होती है कि उन्होंने कोड को 600 700 लाइनों पे पहुंचाया होता है, इतनी स्पेसिंग देते हैं। ठीक है, तो भाई ये स्पेसिंग भी अच्छी नहीं होती। ठीक है, इससे आपके लिए मुश्किल होती है, कोड को रीडेबल करना बहुत मुश्किल होता है। और सेकंड बात ये है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन के बारे में गाइस अक्सर लोग इस बारे में स्ट्रगल करते हैं, तो इंडेंटेशन का ख्याल नहीं रखते। ठीक है, पाइथन के अंदर तो बकायदा इंडेंटेशन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर आप इंडेंटेशन को फॉलो नहीं करते तो आपका कोड ही नहीं रन करता, एरर देता है। लेकिन गाइस ये जो लैंग्वेजेस होती हैं इनके अंदर आपने इंडेंटेशन का प्रॉपर्ली ख्याल रखना है। गाइस लेट्स से ना ये आपने टैग इधर स्टार्ट किया, ठीक है, अब ये टैग लेट्स वो अंदर हो इधर एंड हो गया। मैंने बहुत से डेवलपर्स को देखा है, यहाँ पे एंड हो गया, दूसरा टैग ही इसी लाइन से स्टार्ट करने की बजाय, मतलब इस लाइन के साथ रखने की बजाय वो इस अगले टैग को इधर से डिफाइन करें। इसी तरह कुछ टैग इधर बहुत स्टार्टिंग में आ रहे हैं। इस तरह आपका कोड को जो रीडेबल करना होता है ना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। लेट्स से आपने कोई कोड लिखा, ठीक है, उसके अंदर आपने किसी को चेक करवाना, ठीक है, कोई एरर आ गया, आपको नहीं समझ आ रहा, आप अपने सीनियर के पास गए, ठीक है, वो जब आपका कोड चेक करेगा ना तो अगर आपकी कोड की रीडेबिलिटी कम है ना तो आपका कोड नहीं चेक करेगा, वो आपको कोई बहाना डाल देगा यार टाइम नहीं है। ठीक है, क्योंकि गाइस जो अनरीडेबिलिटी जितनी भी आपकी कोड की कम होगी ना गाइस, कोई भी आपके कोड को नहीं देखेगा। किसके पास इतना टाइम, और सबसे पहले आपको प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करें, क्योंकि ये गाइस ये कॉन्सेप्ट ऐसा होता है ना कि इसके अंदर एक एक चीज को चेक करना पड़ता है। वो इधर जाएगा, अगर आप स्टैक को देखता है ये एंड टैग ये पता लगेगा तो उसको ये जो एंडिंग टैग है वो तो भाई सब पे इधर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो प्रॉपर्ली जब इंडेंटेशन नहीं होता तो बहुत से लोग उसको अवॉइड करते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके बाद टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, उसको इंटेंट प्रॉपर्ली करना होता है। ठीक है, फिर सेकेंडली एरर फाइंड आउट करते करते अगर 10 मिनट लगने हैं तो उसको रीडेबिलिटी की वजह से हो सकता है आधा घंटा लगे। ठीक है, तो और गाइस इसके अलावा जो इसके अंदर टेबल्स प्रॉपर्ली बनाए, ठीक है, ऑर्डर लिस्ट हमेशा बनाए। ठीक है, टाइटल जो आप कभी गाइस जिससे भी रिलेटेड आपका टाइटल हो गाइस, टाइटल को कभी मिस ना करें। ठीक है, आपके HTML के अंदर जाके जो भी यूजर जो भी आप कुछ बना रहे हैं आपको पता हो कि ये आप कौन सा पेज बना रहे हैं। ठीक है, टाइटल को मिस नहीं करें। ठीक है, HTML और बॉडी, ये जो गाइस दो टैग होते हैं इनको कभी भी मिस नहीं करना, क्योंकि आपका जो मेन कोड होता है वो बॉडी के अंदर ही एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, विदाउट बॉडी आपका कोड HTML, अगर आप बॉडी का टैग कोई डिफाइन नहीं करते तो HTML का कोड आपका रन ही नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है, बॉडी के अंदर आप नहीं करेंगे ना तो आपको एरर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और इसके अलावा गाइस हेड टैग के बारे में भी कुछ चीजें हैं। ठीक है, हैड टैग को भी लाजमी यूज करें। ठीक है, हैड टैग के अलावा गाइस आपने जो भी एम्पटी HTML एलिमेंट्स हो, ठीक है, उनकी प्रॉपर्ली उनको गाइस वैल्यू दें। ठीक है, लाइक से एम्पटी हमारे पास एलिमेंट्स कौन से होते हैं, लाइक जैसे मेटा टैग है, ठीक है, इसका जो एंडिंग टैग होता है ना गाइस उसके अंदर ये स्लैश नहीं आती। ठीक है, ये स्लैश नहीं आती, अगर आप स्लैश लिखेंगे तो वो आपको एरर देगा। ठीक है, ये बात आपने बहुत प्रॉपर्ली याद रखनी है कि HTML के जो एम्पटी क्लोज एम्पटी HTML एलिमेंट्स, ठीक है, ऑलवेज ऐड द लैंग एट्रीब्यूट। लैंग एट्रीब्यूट गाइस भी आप मेटा के अंदर देखते हैं LANG। लैंग एट्रीब्यूट बेसिकली गाइस डिफाइन करता है कि ये जो आपकी जो है ना HTML के अंदर जो भी आपने डिक्लेयर किया होगा, जो भी लिखा हुआ है, तो वो उसको क्या करेगा, वो लैंग्वेज को डिफाइन करेगा, इसके अंदर लैंग्वेज कौन सी यूज होती है। ठीक है, तो वो सर्चिंग में आपको ब्राउजिंग में सर्चिंग में आसान रहता है। मेटा डाटा, ठीक है, डाटा अबाउट डाटा, व्यू पोर्ट को गाइस लाजमी सेट करें जब भी आप वेबसाइट बनाए। ठीक है, इनिशियल स्केल व्यू पोर्ट, ठीक है, इसको लाजमी गाइस इसको करें, क्योंकि जब आप व्यू पोर्ट को नहीं आप डिफाइन करेंगे ना तो वो आपकी डिवाइसेस डिफरेंट डिवाइस के अंदर जो भी आपका यूज करेगा, एक तो आपने फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप के अंदर तो आपने बना ली उसके अंदर तो सही है, लेकिन जब कोई मोबाइल के अंदर यूज करेगा चूंकि आपने उसका व्यू पोर्ट को नहीं सेट किया हुआ, तो वो व्यू पोर्ट की वजह से उसका कंटेंट सारा खराब हो जाएगा, इमेज आगे पीछे हो जाएगी। ठीक है, तो उस वजह से उसके ऊपर बैड इंप्रेशन जाएगा। तो गाइस इससे इसके लिए हमारे पास HTML के कमेंट्स होते हैं। ठीक है, कमेंट्स को भी आप लाजमी गाइस यूज करें। लेट्स से आप न्यू प्रोग्रामर है, ठीक है, आपने कुछ चीजें सीखी हैं तो चीजों को लाजमी कमेंट किया करें। ठीक है, जब आप
कोड लेट से आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है, और आप अगर कमेंट यूज करेंगे ना तो गाइस अगर आप बाद में मिस्टेक आएगी तो आपको पता होगा कि ये वेरिएबल मैंने किस चीज के लिए डिफाइन किया, ठीक है। अगर आप कमेंट नहीं यूज किए, ठीक है, अभी आप बिगनर्स थे, ठीक है, आपने ऐसे ही लिख दिया, तो जब आप के अंदर कोड के अंदर एरर आएगा, ठीक है, उसको आप चेक करेंगे तो वो आपको बहुत फिर अनाइंग लगेगा, ठीक है, वेरिएबल किसके लिए डिफाइन किया था, किधर यूज हो रहा है, तो आपको सारा वो आपका ना टाइम वेस्ट करता है। इसके अलावा गाइस स्टाइल शीट्स के लिए लिंक भी आपको बताया कि लिंक टैग लाजमी यूज करें। एक्सटर्नल जो आपकी स्टाइलिंग होती है वो प्रेफरेबल है, ठीक है। स्टाइलिंग जितनी भी आप एक्सटर्नली यूज करेंगे वो आपकी प्रेफरेबल है, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपका कोड आपस में मिक्स नहीं होता, आपको पता होता है कि स्टाइलिंग के लिए यार अलग फाइल है, उसके अंदर ही कोई मिस्टेक होगी, इसके अलावा कोई। इसके अलावा गाइस जावास्क्रिप्ट हम पहले कुछ चीज़ें, लेकिन वो हम इंशाल्लाह जब जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट करेंगे तो वो करेंगे। फाइल एक्सटेंशन गाइस वेरी इंपॉर्टेंट होती है, फाइल को सेव करें। बेसिकली जो आपकी इनिशियल कोड की फाइल होती है उसको आप इंडेक्स के नाम से स्टोर करते हैं, ठीक है। CSS की फाइल को डॉट CSS के स्टोर करते हैं, HTML फाइल की डॉट HTML,